बताइए, जो पुलवामा में शहीद हुए उनको पेंशन नहीं है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं है, ऐसे ठोक के अपने सांसद और विधायकों को पेंशन दे देते हैं। इतने 2.5-3 साल के लिए 2 साल के लिए वो बनते हैं, उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती है, हम लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलती है? ये किसानों को भी ठीक है, ये युवाओं को भी ठीक है। ये लोग क्या है, हमेशा गुलामी करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत घबराई हुई सरकार है, बहुत डरी हुई सरकार है, युवाओं से बहुत डर रही है कि यदि हम इन्हें इस तरीके के वादे ना करें, इस तरीके के हम घोषणाएं ना करें, तो युवाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में तैयार होने वाला है। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओपीएस को खत्म किया था, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को। उसके बाद सरकार एनपीएस की स्कीम लेकर के आई। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में ओपीएस की मांग को लेकर के सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जिस सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लेकर के आई, अब वही सरकार यूपीएस को लेकर के आई है, तो आखिर कर्मचारियों के सामने समस्याएं क्या हैं और क्यों कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में शामिल होना नहीं चाहते? आपको क्या समस्या है? सरकार ने पहले एनपीएस लेके आई सरकार, अब यूपीएस लेकर के आई और कह रही कि यूपीएस और अच्छी स्कीम है। क्या मानते हैं कि सरकार का जो दावा है वो कितना सही है? देखिए कि 2004 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब दिल्ली सरकार ने, मतलब भारत की सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद किया और इसके बाद राज्यों पर छोड़ दिया कि आप जैसा चाहें। जैसे उत्तर प्रदेश उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य तब भी था और आज भी है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, वो भी श्रद्धेय हमारे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन 2005 में बंद की। धीरे धीरे उस समय जिसको पेंशन मिल रही थी, चूंकि जब बंद हुआ तो भर्तियां तो हुई नहीं, लेकिन जो लोग पेंशन पा रहे थे वो पेंशन की लड़ाई नहीं लड़े। अगर आज उस समय के बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ सकते होंगे, अगर वो पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़े होते तो आज हम नौजवानों को पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं होती। एनपीएस में क्या है कि ये कह रहे हैं कि जब हम आप रिटायर होंगे तो हमारा पैसा जो शेयर मार्केट में लगेगा, शेयर मार्केट के रेट के हिसाब से वो आपको पैसा देंगे। फिर ये कहे यूपीएस ले आएंगे, हम इसमें संशोधन करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, 1947 में भारत को विकसित करेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे, तमाम लंबे लंबे नारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कल किसने देखा है? हम ये कह रहे हैं कि आप एक एनपीएस लाए फिर यूपीएस लाए। आप कह रहे हैं कि आपके पास 2 विकल्प हैं। मैं कहता हूं कि आपके आईएएस हमको ये समझाते हैं कि एनपीएस अच्छी है, यूपीएस उससे अच्छी है, तो एक तीसरा जो ओपीएस है आप विकल्प में उसे रख दीजिए। शिक्षक और कर्मचारियों की जो भी इच्छा करेगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी बेटियां महिला विश्व कप जीत कर आई, तो उनको बफर में खाना खिला रहे थे कि आप ये ले लो, ये ले लो। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बेटियों की जो इच्छा की उन्होंने वो खाना खाया। मैं कहता हूं उसी में अगर हमारी कोई बेटी जो भारत की शान है, भारत की ताकत है, भारत की आत्मा है हमारी बेटियां, अगर उसमें से मान लीजिए कोई शिक्षक हो जाए, कोई पीसीएस हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई इंजीनियर हो जाए, तो उनको उस पीसीएस को पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनके सांसद और विधायकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था है। तो 3 विकल्प दे देते, जिसकी जो भी इच्छा करती वो ले लेता। हम बार बार कह रहे हैं कि नई अच्छी नहीं है, हमको पुरानी चाहिए, लेकिन वो उनके आईएएस और नहीं, जबरदस्ती नहीं भैया ही है, नई वाली लो, नई वाली लो, नई वाली लो। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमें गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन। तो हमको हमारी भैया पुरानी वाली दे दो, आप नई वाली ले लो। इनके अच्छे अच्छे आईएएस से समझाते हैं कि नहीं, नई वाली अच्छी है, तो हमको नई नहीं चाहिए, नई वाली वो ले लेना है, उनको बताए, लेकिन लेंगे नहीं भाई, सरकार में है, शासन में है। इनको गुजरात से भी पुरानी पेंशन चाहिए, इनको वाराणसी से भी चाहिए, योगी जी को 2 पुरानी पेंशन चाहिए, अखिलेश यादव जी को 2 चाहिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 2 पेंशन लेकर के चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी पुरानी पेंशन लेकर चले गए। तो पुरानी पेंशन कोई सामान्य विषय नहीं है, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है, यह भापे की, ये हम सब शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की आत्मा है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जो पुरानी पेंशन है ना, वो बच्चों की पढ़ाई है, माँ की दवाई है, राखी की बधाई है। भैया दूज पे बहनें अपने भाइयों को, भाई अपने बहनों को देती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रात को 8 बजे आप बहुत आते हैं, एक बार रात को 8 बजे और आए, क्योंकि इनका सारा काम रात को 8 बजे होता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी 8 बजे, नोटबंदी भी 8 बजे। तो मुझे विश्वास है कि एक दिन रात को 8 बजे आए। और जो सबसे लोकप्रिय नेता बन रहे हैं, तो लोकप्रिय नेता जब तक शिक्षक और कर्मचारी नहीं मानेगा। और तो बड़े खेद की बात है कि शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर है। शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता होता है ना, और कर्मचारी सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाता है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करें। और अभी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि 2 जनवरी को मध्य प्रदेश चलो। मध्य प्रदेश पूरे भारत का मध्य धड़कन, वो बीच में पड़ता, पूरे भारत के लोग वहीं कूच करेंगे और हम लोग भी मध्य प्रदेश की सड़कों पर निकलेंगे और शिक्षक हुंकार भरेगा। प्रधानमंत्री जी का मैं ध्यान आपके माध्यम से लाना चाहूंगा, एक कौटिल्य,
एक चाणक्य ने अपनी शिखा खोली थी और घनानंद के साम्राज्य को विस्तार को नाश कर दिया था। कभी भी अपने ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं है। आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सरकारें आती और जाती रहती हैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए। बताइए, जो पुलवामा में शहीद हुआ उनको पेंशन नहीं है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं है, ऐसे ठोक के अपने सांसद और विधायकों को पेंशन दे देते हैं। तो इनको विचार करने की जरूरत है। धीरे धीरे जब पेंशन बंद की, आगे जो कर्मचारियों को पहले चिकित्सा की, इनके परिवार को, इनके स्वयं की बीमारी पर जो पैसा मिलता था उसको बंद कर दिया गया इनके द्वारा। अब धीरे धीरे सारे सेक्टरों को प्राइवेट करते जा रहे हैं। जो इस समय स्थिति है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें जो इस समय सरकार एनपीएस लागू किए हुए है उसमें बहुत कम जो है पेंशन के नाम पर धोखा हो रहा है। कहीं 1200, कहीं 900, कहीं 1500, कहीं 2000 लोगों की पेंशन बन रही है। इसलिए हम लोगों का भविष्य अंधकार में है। इसलिए हम लोग ओपीएस की बहाल के लिए आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हजारों की संख्या में आए थे। ये जो है कि सांसदों की जो पेंशन है उस पर उनके लिए बंद कर दिया। मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जब इतने 2.5-3 साल के लिए 2 साल के लिए वो बनते हैं उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती है, हम लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिलती है? ये हमेशा युवाओं को क्या है बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये अग्निवीर योजना लाकर बड़े सपने दिखाए और आज देख रहे हैं कि इसी दिल्ली में लगातार नई युवती में कल से आया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ ठेला लगाया है, पान का लगाया है, कुछ ऐसा दैनिक मजदूरी, दैनिक रोजमर्रा का चीज लगा रहा है और उसके रोजगार की बात नहीं आई। इनके बच्चे पढ़ेंगे यही अमित शाह का लड़का की कौन सी योग्यता है, साला विदेश में का वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है। तो अब तो बीसीसीआई से सचिव थे, अब तो अध्यक्ष हो गए हैं। अब तो एसीसीआई में पहुंच गए हो गए हैं। आप बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का ऑस्ट्रेलिया पर क्या कितने केंद्रीय मंत्री बता दूं। और ये मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में स्कूल बंद कर रहे हैं नई शिक्षा नीति लाकर। आप बताइए, देश के युवाओं के साथ भला कर रहे हैं क्या? रोजगार को देने का वादा तो आप छोड़िए, इन्होंने कहा 2 करोड़ वादा देंगे, हम 2 करोड़ की बात भी नहीं कर रहे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार देने का मामला हुआ। ये किसानों को भी ठग रहे हैं, ये युवाओं को भी ठग रहे हैं। ये लोग क्या है, हमेशा गुलामी करने वाले लोग हैं। इनको पता है कि ये भारत देश है, यहाँ गांधी पैदा हुआ, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर हुए, यहाँ भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए। तो वर्तमान में ऐसा नहीं है। उनकी भी आवाज कई वर्षों तक दबाई गई, पर देश में एक नया क्रांति का आयाम दिया। उसी प्रकार से देश में नया क्रांति का आयाम भी आ रहा है और चल रहा है। ये दबाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को जो मुख्य मुद्दे हैं, युवाओं के जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाना ही भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य है, मूल उद्देश्य है। पर वो सफल नहीं हो पा रही है। आज का युवा जाग चुका है, आज का युवा सब बातें समझ रहा है, जिस कारण वो बहुत घबराए हुए हैं। उनके पास वर्ग लाने के अलावा, फालतू बात करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत घबराई हुई सरकार है, बहुत डरी हुई सरकार है, युवाओं से बहुत डर रही है कि यदि हम इन्हें इस तरीके के वादे ना करें, इस तरीके के हम घोषणाएं ना करें, तो युवाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में तैयार होने वाला है और बहुत जल्दी युवा उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि हर किसी की एक क्षमता होती है और रोजगार के नाम पर इस देश में कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्वरोजगार हम स्थापित करना चाहें तो पूंजी कहाँ से आएगी? और जिन योजनाएं जो केवल मोदी जी केवल जो है समाचार पत्रों में छापते हैं, मीडियाओं में छापते हैं, उनका वास्तविकता में कोई महत्व नहीं है, वो शून्य है। मेरा ऐसा आरोप है आपकी मीडिया के माध्यम से। जी, आप एक युवा हैं और आपने युवाओं को बरगलाने की बात की। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले बिहार में मोदी जी ने एक रैली को संबोधित किया और वहाँ पर उन्होंने रील की बात की। तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों पर या स्वास्थ्य जैसे मुद्दे से भटका करके रील की बात की जा रही है? पूरी दुनिया में रील जैसे कंटेंट कानूनन बैन है, कानूनन अपराध है। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री युवाओं को रील बनाने जैसी शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। इससे बड़ी राज्य की विफलता की पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती। ये बहुत चुनौती भरा समय है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की घोषणाएं कैसे करता है, इस तरीके की बात कैसे करता है। क्या रील बनाना कोई रोजगार है? रील बनाना कोई क्या प्रतिभा का कारक कभी हो सकता है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, फसल को उचित दाम है, महिलाओं की सम्मान है, वो मुद्दे कहाँ गए? क्या रील बनाने जैसी बात देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, जो अपने आप को विश्वगुरु बताने की बात करता है? मैं कड़े शब्दों में
इस घोषणा की, इस बात की निंदा करता हूँ। आपने विश्वगुरु की बात की और भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने अभी क्या करने का प्लान है, मोदी जी को ये बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में उनका क्या प्लान है अभी का बताना चाहिए। 2047 में क्या होगा, कैसा विश्वगुरु बनेगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी। और अभी जो समस्या है उसको लेकर क्या विकल्प है। बिल्कुल। फिर अंतिम सवाल आपसे, अभी जो करंट का मामला चल रहा है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश से आप फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। आप दिल्ली में लगातार जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन का मुद्दा गरमाया हुआ है, सरकार पर विफलता की बात की जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं कि दिल्ली में आखिरकार जो सरकार है वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हो, बड़ा मुद्दा बताती हो, अब जो सरकार सत्ता में आ गई इस मुद्दे पर चुनाव लड़के, ये वही सरकार है जो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रही है। पर मेरा यह सुझाव है कि वो विश्व में घूमे, विश्व में देखें कि वहाँ पर प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाता है। प्रदूषण की चुनौती केवल भारत अकेले देश में नहीं है। जहाँ पर्यावरण है वहाँ पर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से ही प्रदूषण होता है। तो ये बातें दुनिया भर में उनके मंत्रियों को, उनके प्रतिनिधियों को जाकर देखना चाहिए और यहाँ की इसका समाधान निकालना चाहिए। ये दिल्ली अकेले की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। हर बड़े महानगर की बात करें, जब दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, चेन्नई की बात करें, हैदराबाद की बात करें, कोलकाता की बात करें, बेंगलोर की बात करें, सभी जगह की समस्या है। और इसका कोई भारत सरकार या राज्य की कोई भी सरकार इसका समाधान नहीं निकाल पाई है। इससे बड़ी राज्य की विफलता कुछ नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है।